नमस्कार। आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष की उन अदृश्य ताकतों की जो हमारी दुनिया चला रही हैं, यानी सैटेलाइट्स। उस एक सैटेलाइट से जिसे हम हर रात देखते हैं, हमारा चांद, से लेकर उन हजारों मशीनों तक जो हमारे आसमान में लगातार चक्कर काट रही हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात को समझते हैं। देखिए, सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं। एक तो हैं प्राकृतिक, जैसे हमारा चांद जो करोड़ों सालों से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, और दूसरे हैं कृत्रिम, यानी वो हजारों मशीनें जिन्हें हम इंसानों ने खास कामों के लिए अंतरिक्ष में भेजा है। और यहीं से असली सवाल खड़ा होता है। आखिर ये हजारों मशीनें ऊपर टिकती कैसे हैं? मतलब ये सब की सब एक साथ पृथ्वी पर वापस क्यों नहीं गिर जाती? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार सिद्धांत में छिपा है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। ऑर्बिट में बने रहने का जो राज है ना, वो असल में लगातार गिरने की कला है। हाँ, ये सब कुछ रफ्तार और गुरुत्वाकर्षण के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने का खेल है। इस आइडिया को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सोचा था। उन्होंने कल्पना की कि अगर किसी चीज को बहुत बहुत ही ज्यादा तेज फेंका जाए तो वो पृथ्वी की तरफ गिरेगी तो जरूर, लेकिन जमीन से कभी टकराएगी ही नहीं। और बस यही ऑर्बिट का मूल मंत्र है। यहां न्यूटन का वही मशहूर आइडिया दिखाया गया है। देखिए, कम रफ्तार पर तोप का गोला जमीन पर गिर गया। रफ्तार थोड़ी और बढ़ाई तो वो और दूर जाकर गिरा। लेकिन एक खास स्पीड पर, जिसे ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं, उसके गिरने का रास्ता पृथ्वी के घुमाव से एकदम मेल खा गया। वो लगातार गिर रहा है पर जमीन से कभी टकरा नहीं रहा, और बस अब वो ऑर्बिट में है। तो इस रफ्तार को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग। ये वो जादुई नंबर है जहां सैटेलाइट की आगे बढ़ने की रफ्तार और पृथ्वी का खिंचाव एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस कर देते हैं। और ये रफ्तार कितनी होती है, जरा अंदाजा लगाइए। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, उसे पृथ्वी के ऑर्बिट में बने रहने के लिए लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय स्पीड बनाए रखनी पड़ती है। सोचिए, 28,000 किलोमीटर सिर्फ एक घंटे में। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सैटेलाइट्स ऊपर कैसे रहते हैं। अगला सवाल है, रहते कहाँ हैं? दरअसल अंतरिक्ष में भी एक तरह के ट्रैफिक रूल्स होते हैं और सैटेलाइट्स के लिए तयशुदा अदृश्य हाईवे बने होते हैं। मोटे तौर पर ये हाईवे 3 तरह के होते हैं, जैसा कि यहां दिख रहा है। पृथ्वी के सबसे पास है लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO, बीच में है मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी MEO, और सबसे दूर है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिसे GEO कहते हैं। ये सब अपनी ऊंचाई के हिसाब से बटे हैं और यही ऊंचाई तय करती है कि सैटेलाइट का काम क्या होगा। ये टेबल बहुत अच्छे से समझाती है कि ऊंचाई से क्या फर्क पड़ता है। LEO में सैटेलाइट्स बहुत तेजी से घूमते हैं, इसलिए वे पृथ्वी की तस्वीरें लेने या स्टारलिंक जैसी इंटरनेट सेवाओं के लिए बेस्ट हैं। MEO की ऊंचाई GPS और नेविगेशन के लिए एकदम परफेक्ट है, और जियो इतना दूर है कि वहां सैटेलाइट्स पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं। इससे वे जमीन से देखने पर एक ही जगह टिके हुए लगते हैं, जो टीवी ब्रॉडकास्ट और मौसम की निगरानी के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने फिजिक्स समझ ली, ऑर्बिट्स भी देख लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सैटेलाइट्स हमारे लिए करते क्या हैं? चलिए देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। सच तो ये है कि सैटेलाइट्स हमारी आज की दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं। स्टारलिंक से इंटरनेट, इनसैट से टीवी, GPS से रास्ता, मौसम की जानकारी और हबल टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की खोज, ये सब कुछ सैटेलाइट्स की ही वजह से मुमकिन है। यहां तक कि देश की सुरक्षा और निगरानी में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब जब हमने ये देख लिया है कि सैटेलाइट्स कितने जरूरी हैं, तो सवाल उठता है कि भविष्य में इन्हें लॉन्च कौन करेगा, सरकारें या फिर प्राइवेट कंपनियां? इस बदलाव को समझने के लिए भारत के स्पेस प्रोग्राम से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। भारत का ये सफर कई पड़ावों से गुजरा है। शुरुआत हुई 1992 में एंट्रिक्स कॉरपोरेशन से, फिर एक बड़ा कदम 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के साथ उठाया गया, और हाल ही में 2020 में इनस्पेस की स्थापना हुई, जिसने प्राइवेट कंपनियों के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। तो देखिए, ये तीनों मिलकर काम करते हैं, पर सबका रोल अलग अलग है। एंट्रिक्स का काम था, समझिए, इसरो की सर्विसेज को दुनिया में बेचना। फिर आया NSIL, जिसका काम है इसरो की टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लायक बनाना। और इन स्पेस, वो तो एक पुल की तरह है जो इसरो और प्राइवेट कंपनियों को मिलाता है ताकि नए नए आइडियाज आ सकें।
इस तिकड़ी की वजह से भारत अब सिर्फ एक सरकारी स्पेस एजेंसी नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल स्पेस हब बनने की राह पर है, जहां प्राइवेट कंपनियां आकर स्पेस टेक्नोलॉजी को और भी सस्ता और आसान बनाएंगी। तो हमने देखा कि सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं और उनका भविष्य किस तरह प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आसमान में सैटेलाइट्स की भीड़ बढ़ रही है, एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। ऑर्बिट में इस बढ़ते ट्रैफिक जाम और पीछे छूट रहे कचरे के लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलके खोजना होगा।